आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही परिचित विषय हम सब जिस विषय से बहुत परिचित हैं, स्कूल में ही पढ़ा होगा, पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही परिचित विषय जिससे हमारा बहुत गहरा वास्ता है, और उस विषय का नाम क्या है? भाषा क्या है और भाषा की प्रकृति क्या है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, भाषा मानव समाज की एक बहुत बड़ी संपत्ति है, ठीक है, निधि है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आप समझिए, जरा एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर मनुष्य के पास भाषा न हो तो क्या होगा। 1 मिनट के लिए आपको चुप करा दिया जाता है तो तकलीफ होती है कि नहीं आपको? बेचैन होने लगते हैं कि बोला नहीं। लेकिन अगर पूरे मानव समुदाय के पास ही अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा? पूरा मानव समुदाय गूंगा हो जाएगा, संवाद नहीं कर पाएगा, एक दूसरे तक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों तक पहुंचा नहीं पाएगा। भाषा सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह सिर्फ एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के सारे कार्य व्यापार, सारे संबंधों को जोड़ने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको जब अपनी माँ के प्रति बहुत गहरा प्रेम महसूस होता है तो आप उनसे कहते हैं ना कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ या मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप कल्पना करें कि ये जो कहना है आपका कि माँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ या मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, इसे कोई छीन ले आपसे, इसे कोई चुरा ले आपसे, तो जो शिद्दत से, जो गहराई से आपकी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को आप बयां कर पाएंगे? बोलिए हाँ या ना? नहीं कर पाएंगे ना। तो इस लिहाज से आप देखें तो मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने में भी भाषा की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अब बात आती है भाषा क्या है। भाषा की अगर परिभाषा देनी हो तो क्या कहेंगे? तो साधारण शब्दों में अगर भाषा की परिभाषा देनी हो तो हम यही कहेंगे कि मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। क्या कहेंगे हम? मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनि समूहों को या सार्थक ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न आया, सार्थक। सार्थक का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। ठीक है, भाषा मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, अंग्रेजी में भी हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है, स्पष्ट है? अब अलग अलग विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है, तो थोड़ा सा हम उन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी जानते हैं और तब हम आगे बढ़ेंगे भाषा की प्रकृति के बारे में। ठीक है बच्चों? एक बात और बता दूं कि जो भाषा शब्द है, ठीक है ना, यह संस्कृत के भास धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत के भास धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। क्या अर्थ होता है? वाणी को व्यक्त करना। इस संबंध में पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने एक भाषा सूत्र दिया, व्यक्वाचम समुच्चारणे। क्या कहा? व्यक्वाचम समुच्चारणे, जिसका अर्थ होता है मनुष्य के वाग्य यंत्रों से जिन सार्थक ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? पाणिनि ने। ठीक है, इस संबंध में एक और बड़े विद्वान हुए, उनकी परिभाषा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, भोलानाथ तिवारी। बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए। भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। उनका कहना है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। देखिए, एक बात आप बार बार देख रहे हैं कि सार्थक शब्द और मनुष्य के मुख से उच्चरित दोनों ही बातें आ रही हैं। ठीक है, अब आप देखें कि वास्तव में भाषा मनुष्य समाज की देन है। आप पशुओं को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं? नहीं देखते हैं। वो संकेत से ही एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं।
लेकिन उनके पास न तो शब्दकोश है, ठीक है, और ना ही उनकी अपनी कोई भाषा है, ठीक है। तो भोलानाथ तिवारी ने परिभाषा दी कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके, यानी कि जो बोला जा सके उसका अर्थ निकाला जा सके, ठीक है। दूसरे विद्वान हुए बाबूराम सक्सेना। क्या नाम हुआ उनका? बाबूराम सक्सेना, ठीक है। बाबूराम सक्सेना ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब आदान प्रदान, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि आप बार बार देख रहे हैं कि एक विद्वान जो है वो बार बार सार्थकता पे जोर दे रहे हैं, ध्वनि चिन्ह ध्वनि संकेतों पे जोर दे रहे हैं और विचारों के आदान प्रदान पर जोर दे रहे हैं। अपनी अपनी बात कहने का उनका तरीका बेशक अलग है, लेकिन सबका अर्थ लगभग एक जैसा ही है। आगे बात समझ में? कुछ विदेशी विद्वानों ने भी भाषा की अपनी परिभाषा दी। इसमें एक बहुत बड़े विद्वान हुए हेनरी स्वीट। क्या नाम है उनका? हेनरी स्वीट। मिठाई वाला स्वीट नहीं, उनका नाम था हेनरी स्वीट। तो हेनरी स्वीट ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति जिन ध्वन्यात्मक संकेतों द्वारा होती है उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और विद्वान हुए A.H. गार्डनर। क्या नाम हुआ उनका? A.H. गार्डनर। A.H. गार्डनर ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा मानव मन में उपजे विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम भाषा कहते हैं। आगे बात समझ में? अब आपको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं कि मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनि समूहों को या ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है, ठीक है बच्चों? चलिए अब हम जानेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या क्या है। भाषा की जो पहली प्रकृति है वह यह है कि भाषा मानव समाज की अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ठीक है ना। भाषा का आविष्कार, उसकी बनावट, उसकी संरचना भी मानव समाज द्वारा ही निर्धारित हुई है या मानव समाज द्वारा ही की गई है। इसलिए आप देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता जैसे मनुष्य की मूलभूत भावनाएं एक जैसी हैं, ठीक है। मूलभूत भावनाओं से मेरा मतलब है कि प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ठीक है, ये चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, सभी महसूस करते हैं ना। उसको प्रकट करने के लिए उनकी भाषा क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। तो ये सारी भावनाएं जो हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं मनुष्य के भीतर, ठीक है। लेकिन भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, उसे मनुष्य ने स्वयं गढ़ा है, उसे मनुष्य ने स्वयं निर्मित किया है। इसीलिए आप देखें कि अलग अलग समाज, अलग अलग देश, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग भाषा पाई जाती है या बोली जाती है, ठीक है बच्चों? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। आप पॉइंट दे देंगे कि भाषा मानव समाज की अर्जित संपत्ति है और उसकी व्याख्या आप कर देंगे कि कैसे अर्जित संपत्ति है, ठीक है? यस सर। चलिए दूसरा है, ताकि दूसरी प्रकृति क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा में समय के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जो खड़ी बोली हम हिंदी अभी बोल रहे हैं, ये खड़ी बोली हिंदी कब से शुरू हुई? आधुनिक काल में, ठीक है ना। पहले इसका रूप कुछ और था। आप देखें कि जब आप भक्ति काल और रीति काल तक का साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ कौन कौन सी भाषाएं हैं? ब्रज है, अवधी है, ठीक है, उस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसके पहले भी आप जाएं तो अपभ्रंश है, अवहट्ट भाषा है। तो आप देखें कैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर कैसे हिंदी, आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ ना।
तो भाषा निरंतर विकसनशील है, उसमें निरंतर विकास की प्रक्रिया बनी रहती है, उसमें निरंतर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। अब आज की भाषा हमारी जो हिंदी है उसमें भी बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है जो पहले नहीं था। अब हम बहुत धड़ल्ले से हिंदी बोलते हुए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जैसे कि अब हिंग्लिश भी आप कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी मिक्स है ना, हिंग्लिश। आई बात समझ में? ठीक है, कैसे बोलते हैं आप इंग्लिश? क्या कहते हैं? यू नो ना मेरे को भूख लगी है, यू नो ना मुझे नींद नहीं आ रही है, तो यू नो ना और यू नो ना और आगे आपने हिंदी बोल दिया। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा है कि समय के साथ साथ भाषा में निरंतर बदलाव आता चला जाता है। ठीक है, और यह भाषा की बड़ी विशेषता है। जो भाषाएं इस बदलाव को स्वीकार करती हैं वो जिंदा रहती हैं, जो भाषाएं इस बदलाव को स्वीकार नहीं करती हैं वो अधिक समय तक चल नहीं पाती हैं। जिस भाषा की पाचन शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होती है, यानी कि जो भाषा जितनी लचीली होती है, ठीक है, उसकी आयु उतनी ही लंबी है। है बात समझ में? हमारे लिए हमारी जो हिंदी है वो बहुत लचीली भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? उसका एक बड़ा कारण, संस्कृत बहुत महान भाषा है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन वह निरंतर आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि उसकी व्याकरणिक संरचना ऐसी है कि उसमें बाकी कोई आप उलटफेर या कोई लोच नहीं है। ठीक है ना, आप उसमें हिंदी के शब्द नहीं ला सकते, अंग्रेजी के शब्द नहीं ला सकते, उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन हिंदी चूंकि लचीली है, इसने बाकी सारी भाषाओं के शब्दों को अपने भीतर समाहित करने की आज्ञा दी, खिड़की खुली रखी, इसलिए यह भाषा लंबे समय तक जीवंत बनी हुई है और आगे भी बनेगी। ठीक है, तो भाषा की दूसरी प्रकृति समझ गए? चलिए, तीसरा, भाषा की तीसरी प्रकृति क्या है? भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित होती है। ठीक है, अनुकरण का मतलब समझते हैं? सुनकर, देखकर, महसूस कर, इसे साधारण शब्दों में सीखें। यह भाषा सीखने का सबसे पुराना तरीका है। अनुकरण का मतलब है कि हम जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस घर में रहते हैं और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है। क्या आपको चंबियाली भाषा सीखने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आप बचपन से, जब से आप पैदा हुए हैं, आप वही भाषा अपने आसपास सुन रहे हैं, उसके अर्थ संप्रेषण को देख रहे हैं। ठीक है, अर्थ संप्रेषण की आपने कई बार देखा होगा कि आपके बड़े लोगों ने पानी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, तो वो आपको समझ में आ गया कि पानी को चंबियाली में क्या बोलते हैं? पानी। क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो। अब देखिए, आपको जब प्यास लगती है, ठीक है, तो आप माँ से क्या कहते हैं? माँ मुझे पानी चाहिए, मांगते हैं ना? जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है वो अपनी माँ से क्या मांगेगा? पानी मांगना होगा तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा? वाटर कहेगा। वेरी गुड। क्यों कहेगा वाटर? क्योंकि उसने बचपन से अनुकरण से वही देखा है कि पानी के लिए उसके आसपास के सभी लोगों ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? वाटर का इस्तेमाल किया है। अब अनुकरण का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, तो भाषा का सबसे पुराना तरीका जो है वह है, और सबसे वैज्ञानिक तरीका है, और अनुकरण से सीखी गई जो भाषा होती है उसको आप सबसे बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। ठीक है, भाषा की चौथी प्रकृति है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। शुरू में भी मैं बता चुका हूं। आपके मन में कोई भाव है, आपके मन में कोई विचार है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और तक पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए ना? क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तो ये है मीडियम, यही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने भाव, अपने विचार, अपने मन में जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसे आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कल्पना करें कि अच्छा, आप ये भी सोचते हैं कि आप यह भी समझें इस चीज को आप दूसरे तरीके से ये समझें कि विचार और भाषा दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध, यानी कि अन्योन्याश्रित संबंध है। कैसे? जब विचार आपके मन में कोई आता है तो वह भी आपकी अपनी भाषा में ही आता है। आप भाषा में ही विचार मन में
खुद से ही बोलते हैं, खुद से ही कहते हैं ना। जैसे कि आप घर बैठे हैं और सोच रहे हैं, अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं और मन में आपके ख्याल आ रहा है कि काश सर कहते कि आज हो गई पढ़ाई खत्म। ठीक है, ये विचार है ना। लेकिन ये विचार चल किस में रहा है? भाषा में ही चल रहा है। ठीक है, और आप में से कोई एक उठे और खड़ा होकर कहे कि सर बहुत हो गया, अब कृपा करें और हमें जाने दें। ठीक है, तो आपके मन में ये विचार उठा और इस विचार को आपने प्रस्तुत कैसे किया? भाषा से। यानी कि अगर भाषा नहीं है तो आपके मन में उठने वाले विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? भाषा की जो पांचवी प्रकृति है वो ये है कि भाषा मौखिक भी होती है और लिखित भी होती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। और बिना बोले जब आप लिखकर, जैसे परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं ना, बिना बोले जब लिखकर आप अपनी बात या अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर रहे होते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित। अब ये देखें कि प्रारंभ में ना भाषा का रूप मौखिक ही रहा होगा, इसलिए आप देखें कि वेदों को श्रुत कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में भाषा का रूप मौखिक ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे लिपि का विकास होने लगा, चिन्हों का विकास मनुष्य समाज ने खोजना शुरू किया, ध्वनि संकेतों का विकास खोजना शुरू किया, वैसे वैसे भाषा का लिखित रूप भी हमारे सामने आता चला गया। यानी कि धीरे धीरे लिपि के विकास होने के साथ साथ भाषा के लिखित रूप का भी विकास होता चला गया। तो शुरुआत में भाषा का रूप क्या था? मौखिक। लिपि के विकास होने के बाद या किस रूप में भी आ गया? लिखित रूप में भी आ गया। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है ना। तो ये कुल भाषा की 5 प्रकृति हुई। ठीक है ना। भाषा की कुल कितनी प्रकृति के बारे में आपने जाना? 5 प्रकृति के बारे में जाना। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भाषा मौखिक और लिखित होती है। ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उत्तर लिख लेंगे? यस सर। बता देंगे कि भाषा क्या है? यस सर।